हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे ही होंगे। तो हम लोगों का क्लास चल रहा था सॉल्यूशन, क्लास 12 केमिस्ट्री। सेकंड चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन, है ना। जो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन अक्सर इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, सॉलिड स्टेट से भी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी और केमिकल काइनेटिक्स से भी पूछा जाता है, लेकिन ये चैप्टर न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा है। तो इनमें हम लोग कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, ये सारा चीज़ हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग देखेंगे नॉर्मलिटी। क्या टॉपिक होगा आज हम लोगों का? नॉर्मलिटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? नम्रता, जिसको हम लोग कैपिटल एन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर। नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर। यहाँ से कहानी को याद रखिए आप, एज द नंबर से, एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट का कितना ग्राम इक्विवेलेंट नंबर घुला हुआ है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट घुला हुआ है 1 लीटर सॉल्यूशन में। तो हमें क्या चाहिए? सोल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, वो अगर हमको आता है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन का तो हमको वॉल्यूम दिया हुआ है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, फॉर्मूला देखते हैं कि नॉर्मलिटी बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, या फिर इन सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब में हो सकता है। अगर सेंटीमीटर या मिलीलीटर में हो तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से गुना कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। अब वहाँ में कन खजूरागिरी मत करना कि किसी में भी दिया हुआ रहे और डायरेक्टली बैठा देंगे। थोड़ा अक्कल लगाएगा, देखेगा कि लीटर में दिया हुआ है कि मिलीलीटर में कि सेंटीमीटर क्यूब में, समझे। बुड़बक की तरह खाली बैठा के मत चले जाइएगा। चलिए देखिए इसका यूनिट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। किसका? नॉर्मलिटी का क्या यूनिट क्या होता है आपका? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। द नॉर्मलिटी आल्सो चेंज विथ टेम्परेचर। द नॉर्मलिटी आल्सो लगाने का क्या मतलब है? अरे मोलरिटी का भी, किसी भी सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है वो भी टेम्परेचर के कारण क्या होता है? चेंज हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिखे हैं कि द नॉर्मलिटी आल्सो चेंज विथ टेम्परेचर, बिकॉज मोलरिटी आल्सो चेंज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा घटेगा। जहाँ पर भी वॉल्यूम का कहानी आ जाए तो ये कन खजूरा दिमाग में बैठा लेना कि वो टेम्परेचर के कारण में चेंज हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्यूशन आर एक्सप्रेस एज 1n, इसका मतलब क्या हुआ? यूनिमोलर वाला, 2n बाईमोलर, n/2 सेमीमोलर, डेसीमोलर, सेंटीमोलर। इस तरह से करके हम लोग क्या करेंगे? इसका नॉर्मलिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे किसी का नॉर्मलिटी अगर 2 आया तो क्या हुआ? 2n हुआ। 1 आया तो 1n हुआ। अगर 0.5n आया तो क्या हुआ? n/2 हुआ। ये बात में दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव हुआ में इसका जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मलिटी इक्वेशन, जब आप किसी भी ऑलरेडी सॉल्यूशन का क्या करते हैं? वॉल्यूम को चेंज करते हैं, है ना। पहले कुछ और वॉल्यूम है, x वॉल्यूम है, उसमें कुछ और ऐड कर करके उसको क्या कर दिया आप? x2 बना दिए। x1 था उसमें कुछ जोड़ दिया, x2 बन गया। तो जो सॉल्यूट था वो तो रहा ही, लेकिन केवल क्या चेंज हुआ? सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो डाइल्यूशन हो गया, तो इसलिए n1v1 बराबर n2v2। अब अगर कोई 2 अलग अलग सॉल्यूशन है, दोनों का नॉर्मलिटी अलग अलग है, वॉल्यूम अलग अलग है, दोनों का आप आपस में क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो ये जो नया सॉल्यूशन बना, ये नया सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी का होगा। तो इस सॉल्यूशन का नया नॉर्मलिटी के लिए हम क्या करेंगे? n1v1 प्लस n2v2 बराबर n3v3। अब याद होगा आपको, हम नॉर्मलिटी में, मोलरिटी में भी बताए थे कि v3 निकालने के लिए क्या करोगे? v1 प्लस v2 कर दोगे। ठीक है, v1 प्लस v2 कर दोगे।
जब V1 प्लस V2 कर देंगे तो हमको क्या होगा, V3 आराम से मिल जाएगा। इस तरह से अगर 4 सॉल्यूशन को भी मिला दोगे तो भी आपको क्या होगा, वो मिल जाएगा। चलिए, जब हम इतना बात जान गए, ये तो यूनिट भी जान गए हम, कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे ये भी जान गए हम, नॉर्मलिटी इक्वेशन क्या होता है ये भी जान गए हम। अब हमारे पास समस्या है कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करेंगे। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मोल होता तो आसानी से आप निकाल लेते, वेट इन ग्राम अपॉन मोलेकुलर वेट, अगर एटम होता तो एटॉमिक वेट कर देते, लेकिन ये ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है वो देखते हैं। इसमें कई फॉर्मूले आपको सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, किसी भी सॉल्यूट का अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा। यहां पर कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी ये मोलर मास बोलते हैं, इक्विवेलेंट मास आएगा, उससे तो आपको मोल मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। तो अब ये समस्या तो सॉल्व हो गया कि सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट कर देंगे, ई तो मिल जाएगा, लेकिन ई कहां से मिलेगा, कौन, इक्विवेलेंट मास। ई कहां से मिलेगा, इसको निकालने का फिर अलग से समस्या पैदा हो जाएगा। लेकिन ई कण खजूरा जो है अलग अलग चीज का अलग अलग तरीके से निकलता है। एसिड है तो अलग तरीके से निकलेगा, बेस है तो अलग तरीके से निकलेगा, सॉल्ट है तो अलग, एटम है तो अलग, तो इसका कहानी अलग अलग है। तो इसका कहानी जो अलग अलग है वो देखेंगे हम लोग। आप अगर इसको उतारना चाहें तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, चैनल को प्रमोट करो, ताकि मैं ये आपके लिए नया नया वीडियो लगातार लाता रहूँ। ठीक है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते रहे हमारा। आप देखिए, अब हम आगे आपको बताते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट तो आप निकाल लेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट जो मास दिया हुआ रहेगा, जैसे बताए थे हम कई बार कि बोल दिए क्या 20 ग्राम सॉल्ट, तो भैया 20 ग्राम सॉल्ट NaCl अगर बोला है सॉल्ट में, तो 20 ग्राम यही क्या हो गया आपका, ये मास ऑफ सॉल्यूट, यही क्या हो गया आपका, मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब ई इक्विवेलेंट मास कहाँ से लाओगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या बोले आपको कि सबका अलग अलग होता है, एसिड का अलग, बेस का अलग, सबका अलग अलग होता है। तो चलिए हम तनिक सा बोर्ड को साफ कर लेते हैं, तब जाकर के आपको बताते हैं कि किसका कैसे क्या क्या निकलेगा। अगर कोई एसिड हो, क्या हो, एसिड हो, तो इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड बराबर क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ एसिड, जो एसिड है उसी का मोलेकुलर मास, तो मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी। और ये बेसिसिटी क्या होता है, रिप्लेसेबल, या फिर आप कर सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि जितना हाइड्रोजन आयन जो भी एसिड देगा वही उसका बेसिसिटी होगा। जैसे यहाँ देखो H2SO4 है ना, तो इसमें क्या है, ये 2 हाइड्रोजन दे सकता है, तो इसका बेसिसिटी क्या होगा, इस एसिड का 2 होगा, है। HNO3 अगर हुआ तो इसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 1 है, तो इसका बेसिसिटी 1 होगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कितना हाइड्रोजन वो रिप्लेस कर सकता है, वही उसका बेसिसिटी होगा, वही उसका क्या होगा, बेसिसिटी होगा। दूसरा देखेंगे हम लोग इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, मोलर मास ऑफ बेस बटे एसिडिटी, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी आयन।
कितना हाइड्रोक्सी आयन वो दे सकता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर आप बात करेंगे तो ये 1 दे सकता है, तो इसका क्या हो जाएगा, एसिडिटी 1 हो जाएगा। अब मान लिया जाए हमको क्या निकालने के लिए आ जाए, निकालने का जो पड़ जाए इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट। तो सोल्ट का क्या करेंगे, है ना, सोल्ट का मोलर मास दे देंगे और जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा कैटायन पर, इस पर किसका काम करेंगे, कैटायन पर। तो मोलर मास ऑफ सॉल्ट बटे टोटल चार्ज ऑफ कैटायन, है ना। कैटायन पर जो चार्ज होगा उसी को उस सॉल्ट के मोलर मास से हम लोग डिवाइड कर देंगे, वही हमारा बता देगा कि इक्विवेलेंट मास उसका क्या होगा। जैसे अगर आप NaCl सॉल्ट ले रहे हैं तो यहाँ पर इस पर पॉजिटिव चार्ज 1 है, तो इसको हम लोग जितना इसका मास कितना होता है 58.5/1 हो जाएगा। अगर यहीं पर क्या हो जाता, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाता, तो इसका जो भी मास हो जाएगा आपका, उसका मास अपॉन इस पर क्योंकि +2 चार्ज है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग सोल्ट का भी क्या करेंगे, इक्विवेलेंट मास निकाल लेंगे। अब हमारा चौथा आ जाएगा, अगर किसी एलिमेंट का निकालना हो, हाँ, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो एलिमेंट का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप उस एटम का एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, क्या ले लीजिएगा, वैलेंसी ले लीजिएगा, आपको उसका क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट मास मिल जाएगा। अब एक और देख लीजिए, इससे इसका जरूरत कम पड़ता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। तो आयन का निकालने के लिए क्या कीजिएगा, फॉर्मूला मास ऑफ आयन अपॉन पॉजिटिव चार्ज ऑफ आयन, या फिर चार्ज ऑफ आयन कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव है तो नेगेटिव, या डायरेक्टली चार्ज लिखिए क्योंकि जो जैसा रहेगा वैसा आप करेंगे, चार्ज ऑफ आयन कर देंगे। नेगेटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज। जैसे अगर मान लिया जाए कि ऑक्सीजन आयन है तो इस पर 2 चार्ज है तो यहाँ पर 2 बैठा देंगे। अब अगर इसी पर क्या हो जाए, हमारे पास आयरन 3 हो जाए तो इसका मास बटे 3 बैठा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास सबका निकाल सकते हैं। एसिड का हो, बेस का हो, सोल्ट का हो, एलिमेंट का हो, आयन का हो, इस तरह से हम लोग हर तरीके के कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट मास निकालेंगे। जब इक्विवेलेंट मास आप निकालेंगे तो फिर ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या बताया कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, क्या बताया, चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ। इस फॉर्मूला को अगर आप लोग उतारना चाहें तो इजीली वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या बताया मैंने आपको, मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि गिवन मास, जो मास दिया हुआ है, अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब जैसा रहेगा इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालेगा, तरीका बता दिए, इससे इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा आपके पास तो आप ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, और जब आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे तो आप इजीली नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब हम इसका कुछ एक्स्ट्रा चीज़ देखते हैं, जैसे कुछ रिलेशंस मोलरिटी और नॉर्मलिटी के बीच में, इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। तो पहला फॉर्मूला हमने क्या दिया आपको, नॉर्मलिटी बराबर मोलरिटी इंटू मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। आपको निकालना आता है, मोलर मास भी यानी कि मोलेकुलर मास आप निकाल सकते हैं, इक्विवेलेंट मास भी आप निकाल सकते हैं। एसिड है तो कैसे, बेस है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो नॉर्मलिटी निकाल लेंगे, और अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ हो और मोलरिटी निकालना हो तो इसी को आप क्या करेंगे, पलट देंगे। दैट मीन्स
कि मोलरिटी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास, यानी कि मोलरिटी से नॉर्मलिटी और नॉर्मलिटी से मोलरिटी दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बदले में आप इसको n भी मान सकते हैं, यानी कि इसको निकाल करके n कर देंगे तो n से भी निकल जाएगा। अब है फॉर एसिड, अगर कोई एसिड हो और उसका मोलरिटी दिया हुआ हो तो नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे क्या हो कि 3m H2SO4, ठीक है, तो ये H2SO4 का क्या हो गया, मोलरिटी। तो आप क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 2 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से अगर बेस हो तो उसका क्या करेंगे, मोलरिटी इनटू एसिडिटी। अगर आपके पास कंपाउंड क्या है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका एसिडिटी कितना होगा, एसिडिटी इसका हो जाएगा 2, क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी आयन है रिप्लेसेबल। अब मान लेते हैं कि इसका क्या दिया हुआ था आपको 5m मोलरिटी, तो 5 गुना 2 हो जाएगा, 10 नॉर्मलिटी हो जाएगा। अब अगर नॉर्मलिटी दिया हुआ मोलरिटी निकालना है तो आप आसानी से काम कर सकते हैं, क्या कि मोलरिटी बराबर, बेस के लिए अगर हम काम कर रहे हैं तो मोलरिटी बराबर नॉर्मलिटी अपॉन एसिडिटी, इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर एसिड के लिए निकालना हो तो नॉर्मलिटी अपॉन बेसिसिटी। इन 3 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेशन दिखा सकते हैं, किसके बीच में, नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में। एकदम बिल्कुल सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट में कमेंट करेंगे, जिस जगह बताने के लिए बोलेंगे टाइम बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम भी देख लेते हैं कि कैसे इनके प्रॉब्लम को बनाते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या हो गया आपका, पर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी कि W2, और ये क्या हो गया, वॉल्यूम, ये क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम। आपको निकालना क्या है, नॉर्मलिटी। तो सबसे पहले कैलकुलेशन, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट, जो दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 31.5 ग्राम। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रेटेड क्या है, H2C2O4 इंटू 2H2, यही है। इसका टोटल आपका आ जाएगा 126 ग्राम पर मोल। ठीक है, हमको क्या चाहिए नॉर्मलिटी के लिए, ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो चलिए पहले हम लोग इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास ऑफ H2C2O4 इंटू 2H2, यही है आपका सोल्यूट, इसी का निकालेंगे। तो इनका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा हाइड्रोजन आयन, तो 126/3 बराबर 63, ये हो गया क्या, इक्विवेलेंट मास। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए क्या था कि मोलर मास, ये मोलर मास यानी कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास, मास ऑफ सोल्यूट। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना दिया हुआ, 31.5 अपॉन 63। अब इसको जब आप काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग कितना आपका 0.5, ये कितना हो जाएगा आपका 0.5। ये आपको क्या मिल गया, इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। अब आपको क्या करना है, नॉर्मलिटी निकालना है। तो नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला था क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml है, तो गुना 1000 कर देंगे।
ये निकल गया कितना 0.5 इंटू 1000 अपॉन कितना दिया हुआ वॉल्यूम भाई 1250। ठीक है, 0 आपका यहाँ पर पहले कैंसिल हो जाएगा, या फिर आप कैंसिल नहीं भी करेंगे, या फिर यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो फिर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, फिर ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ आपके पास 5 बच गया, तो 5 5 25 हो गया, 25 चुका ये 25 और 10 हो गया यहाँ पे, तो 5 5 दूना 10, 2/5 कितना आ गया आपके पास 2/5। अब जो 2/5 है, अब इसका क्या हो जाएगा, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा लगभग 0.4n। यही आपका क्या हो गया इसका नॉर्मलिटी, यही आपका इसका क्या हो गया नॉर्मलिटी। आपने देख लिया किस तरह से मैंने सारा स्टेप टू स्टेप काम किया। मास ऑफ सॉलिड हमारे पास दिया हुआ था, यानी गिवन मास 31.5 ग्राम, मोलर मास हम इसका कैलकुलेट कर लिए 126 हो गया। ये इसमें ऐड हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे लगा के बाद बोला हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड, और फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो भाई मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, तो करके हमको निकल गया। तो अब हम नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, तो 1000 से गुना कर दिए, फिर इसको सॉल्व कर दिया, हमारा 0.94 एंड आंसर आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक बटन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।